हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा पे लेक्चर नंबर 02 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज अपन को बात करनी है एसआई द्वारा दिए गए कुछ पूर्व लगन और उनके उपगुणांक। और दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे यथार्थपरकता एवं परिशुद्धता। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें पूरे जो अध्याय है अपने उनके अंदर इनका उपयोग भर भर के हो रहा है, ठीक है। तो ये लेक्चर आप शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। कई बार क्या होता है कि अपन को देते हैं कि 10⁻³ मिलीमीटर को 10⁻6 माइक्रोमीटर को किलोमीटर में चेंज करो, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करो, मेगामीटर में चेंज करो, गीगामीटर में चेंज करो। तो ये सारे कुछ अपन चलते रहते हैं और अपन को पता नहीं है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो अपन यही बात करेंगे इसके ऊपर कि एसआई द्वारा दिए गए जो उपगुणांक है और जो पूर्व लगन है उनके ऊपर बात करनी है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मिलीमीटर को माइक्रोमीटर, गीगामीटर, ठीक है, मेगामीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ी ही फैंटास्टिक ट्रिक लेके आए हैं अपने, और उसके बाद अपन चलेंगे यथार्थपरकता और परिशुद्धता के ऊपर, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को पढ़ना है एसआई द्वारा दिए गए कुछ पूर्व लगन एवं उपगुणांक। तो पहले अपन सारे लिख लेते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे मान लो मैंने क्रम संख्या लिख ली, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया पूर्व लगन, यहाँ पे उसका मैंने लिख लिया चिन्ह, और इस जगह पे मान लो मैंने लिख लिया उसका उपगुणांक। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वैसे याद भी हो जाएगी, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। सबसे पहला जो पूर्व लगन है वो है डेस सी, जिसको जो चिन्ह होता है वो स्मॉल डी होता है, और इसका उपगुणांक होता है 10⁻⁻1, ठीक है, 10⁻⁻1 होती है। 2 नंबर पे है सेंटी। सेंटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल सी होता है, और इसका उपगुणांक होता है 10⁻²। तीसरा होता है अपने पास मिली। इसका जो चिन्ह है वो है स्मॉल एम, और इसका उपगुणांक है 10⁻³ 4 नंबर पे आएगा माइक्रो। माइक्रो का होता है म्यू, ठीक है, जो चिन्ह होता है वो म्यू होता है, और इसका उपगुणांक होता है 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 होता है। 5वां माइक्रो के बाद अपने पास आता है नैनो। नैनो का होता है स्मॉल एन, और इसकी जो उपगुणांक है वो 10⁻⁻9 है। 6 नंबर पे है एंगिस्ट्रोम। एंगिस्ट्रोम का जो चिन्ह होता है वो ए के ऊपर से घात है वो 0 लगी होती है, ठीक है, इसको दर्शाने का तरीका है, और इसका जो उपगुणांक है वो है 10⁻⁻10। उसके बाद है पिको। पिको का जो चिन्ह है वो है स्मॉल पी, और उपगुणांक होता है 10⁻12। उसके बाद आता है फेंटो। फेंटो का होता है स्मॉल एफ, फेंटो या फिर इसको फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका उपगुणांक होता है 10⁻15। उसके बाद 9 नंबर पे अपने चलते हैं कुछ पॉजिटिव वाले के ऊपर, ठीक है। इनकी घात तो ऋणात्मक थी, अब धनात्मक वाली घातों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रहता है अपने पास डेका। डेका का जो चिन्ह होता है DA, और इसकी जो उपगुणांक है वो है 10⁻1। 10 नंबर पे आएगा हेक्टो। हेक्टो का होता है स्मॉल h, और इसका जो उपगुणांक है वो है 10⁻2। 11वां है अपने पास हेक्टो के बाद किलो, और किलो का जो चिन्ह है, ठीक है, वो कैपिटल K है, और उपगुणांक लगता है 10⁻3। 12वां अपने पास किलो के बाद आता है मेगा। मेगा का जो चिन्ह है वो है कैपिटल M, और इसकी जो उपगुणांक है वो 10⁻6। 13वां अगर देखें तो वो है गीगा, और गीगा का जो चिन्ह होता है वो कैपिटल G होता है, और इसका उपगुणांक होता है 10⁻9। बेसिकली अपन को ये इतने पूर्व लगन उपगुणांक और चिन्ह ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
देखो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप याद रख लो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फेंटो या फर्मी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। यहाँ देखो 10 की घात -1, -2, -3, फिर -6, -9, -10, -12, -15, 1, 2, 3, 6, 9। ठीक है, इसे आराम से याद हो जाएगा। जैसे जैसे अपने पास इसके क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे अपने कंटस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये टेबल पहले ध्यान में रखनी है। अब देखो कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी पूर्व लगन आपको हटानी है, ठीक है, तो आप उपगुणांक वही रखें। ठीक है, उपगुणांक आपको वही रखना है। कौन सा? जो सारणी में है। दूसरा अपने पास है कि अगर आपको क्या करना है, पूर्व लगन को जोड़ना है, तो पूर्व लगन को जोड़ना है तो ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको उपगुणांक की जो घात है कि घात विपरीत कर देनी है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई चिन्ह डी, सी, एम, म्यू, एन, एंगस्ट्रॉम, पी, एफ, डी, एच, कैपिटल के, कैपिटल एम और कैपिटल जी, अगर आपको ये चिन्ह क्या करनी है, हटानी है, तो उपगुणांक यही रखनी है। ठीक है, और दूसरा है कि पूर्व लगन अगर आपको जोड़ना है, इनमें से कोई चिन्ह आपको क्या करना है, जोड़ना है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उपगुणांक है इसकी जो घात है वो विपरीत कर देनी है। -1 है तो -2 हो जाए, +1 हो जाएगी। 10 की घात -2 है तो 10 की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी जो चिन्ह है उसको आपको क्या करना है, विपरीत करना है घात का। ठीक है, तीसरा नंबर अगर आपको कोई भी कन्वर्जन देता है तो बेस्ट तो यही है कि आप पहले उसको क्या कर ले, मीटर के अंदर ले लें। ठीक है, तीसरा आपके पास यही है कि पहले मीटर के अंदर उसको कन्वर्ट कर लें। अब देखो मैं इनके बढ़िया बढ़िया उदाहरण करा देता हूँ। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर को गीगा मीटर के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर को गीगा मीटर के अंदर चेंज करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल काम है। 1 सेंटीमीटर लिया, मैंने कहा पहले इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ है सी एम, यहाँ है एम, यानी सी को हटाना पड़ेगा। हटाना है तो उपगुणांक ये रखने हैं। सेंटी देखो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सेंटी को हटाना है तो ये लगेगी, तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, इसको अपन को गीगा मीटर के अंदर चेंज करना है। तो एम से देखो यहाँ पे जी जुड़ रहा है, देखो मीटर से गीगा मीटर में जाओगे तो गीगा जुड़ रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ से गीगा ये रहा, और जोड़ोगे तब घात क्या करनी है आपको इसमें, देखो 10 की घात -2 तो थी, मल्टीप्लाई में क्या लगा दोगे यहाँ पे, गुणा में 10 की घात -9 हो जाएगी। क्योंकि कोई चीज़ अगर अपन को क्या करनी है, यहाँ पे जोड़नी है, तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो सी हटाना पड़ेगा। ठीक है, सी हटाते हो तो उपगुणांक वही लगेगा। इसके बाद गीगा जोड़ना है, कोई चीज़ जोड़नी है तो उसकी घात का जो चिन्ह है वो विपरीत कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -9। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो ओवरऑल 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 9, ये और 2। देखो आधार क्या है यहाँ पे, सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। तो 9, 10, 11 माइनस का 11 गीगा मीटर। देखो कितना सिंपल है, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -11 गीगा मीटर होता है। एकदम आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, जैसे मान लो आपके पास दे दिया कि 1 मेगा मीटर को आप 1 मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करो, आपको ऐसा दे दे। तो देखो सबसे पहले 1 मेगा मीटर बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहले आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो मीटर के अंदर अगर कन्वर्ट करते हो तो एम आपको हटाना पड़ेगा, मेगा हटाना है तो आपको उपगुणांक वही रखना पड़ेगा, यानी 10 की घात -6, ये मीटर के अंदर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिली जोड़ना है, तो 10 की घात 6 मिली को जोड़ना है। देखो कहाँ है मिली, ये रहा, और जोड़ना है तो इसकी घात को क्या करना पड़ेगा, अपन को विपरीत चिन्ह में लेना पड़ेगा। तो विपरीत चिन्ह में क्या हो जाएगा, 10 की घात 3, ये मिलीमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो 6 और 3 9 हो गए, तो 10 की घात 9 मिलीमीटर। देखो कितना सिंपल है, 1 मेगा मीटर में कितने होते हैं, 10 की घात 9 मिलीमीटर। एकदम सिंपल है। जैसे कुछ और देखना चाहते हो तो ये देखो, मान लो आपको बोल दे कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो 1 किलोमीटर को आप मीटर के अंदर देखो कितने होते हैं, किलो हटाना है, कोई चीज़ हटानी है तो उपगुणांक वही रखो, 10 की घात 3 मीटर हो गया।
उसके बाद एम में क्या करना है अपन को, डी जोड़ना है। देखो मीटर के अंदर डी जोड़ोगे तभी डेसीमीटर बनेगा, तो जोड़ना है तो आपको घात क्या करनी पड़ेगी, विपरीत करनी है। तो 10 की घात -1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात +1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 की घात 4 डेसीमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 10 की घात 4 डेसीमीटर होते हैं। देखो एकदम ईजी है। ये उपगुणांक याद रखो, अगर इनमें से कोई चीज़ हटानी है तो उपगुणांक वही रखो। अगर आपको क्या करना है कि कोई भी पूर्व लगन यहाँ पे क्या करना, आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे डेसी, मिली या फिर जो भी जोड़ना है, तो जोड़ते समय आपको घात का जो चिन्ह है वो विपरीत करना है, बस इतना ही काम है। और मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए कुछ, एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद से सोल्व करना। ठीक है, तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं यथार्थपरकता व परिशुद्धता। तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है यथार्थपरकता और परिशुद्धता। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है, ठीक है, और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जब अपन उपयोग करते हैं, ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लो कि अपने पास 3 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनको एक उनसे भी बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि धरती का गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी स्मॉल जी, जिसका मान 9.8 होता है, ठीक है, वो निकालने के लिए बोला। ठीक है, और कहा कि 3-3 नमूने पेश करिए। तो तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग विधियों से 3-3 नमूने उसके सामने पेश कर दिए। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट है वो कैसे पता लगाएगा कि किसका मान एकदम सही है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या उपयोग करते हैं, यथार्थपरकता और परिशुद्धता। ठीक है, जिसके नमूने यथार्थपरक और परिशुद्ध होंगे उसका मान एकदम सही होगा। तो सत्य मान क्या है कि सत्य मान के अंदर ये हो गया कि अपने पास अगर कोई भी मात्रा है, ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान है, ठीक है, या फिर किसी का भी, या फिर स्मॉल जी ले लो, तो उसका एक फिक्स मान अपने पास पहले से होता है। ठीक है, जैसे कि 9.8 है, मैंने बता दिया कि 9.8 अपने पास है। अब 9.8 के तकरीबन कौन लेके आता है, ठीक है, तो वो चीज़ है अपने पास है। तो सत्य मान अपने पास पहले से होता है। तो अभी अपन ने बात की कि सत्य मान तो अपने पास पहले से मौजूद होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट, मशीनों द्वारा निकाला गया हुआ। अब यहाँ पे देखो अपन को अगर यथार्थ परकता निकालनी है किसी भी मात्रा की, तो सबसे पहले अपन को उसके नमूनों का माध्य निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 3 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने मान लो 3-3 x, y और z, ठीक है, 3 नमूने पेश कर दिए। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या निकालोगे, माध्य निकालोगे, x + y + z है, और 3 नमूने बटा 3 हो जाएगा। यह आपने माध्य निकाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माध्य में से सत्य मान घटाना है। ठीक है, ये चीज़ जब आप घटा दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या निकलेगा, कुछ मान निकलेगा, और वो अगर 0 की तरफ अग्रसर है, ठीक है, जैसे आपने मान लो यहाँ पे यथार्थ परकता निकाली, और वो अगर मान लो 0 के तरफ है, अग्रसर है, तो अपन बोल देंगे कि वो क्या है, यथार्थ परक है। और अगर आपको मान लो परिशुद्धता का बोले, तो परिशुद्धता कैसे निकालोगे भाई, परिशुद्धता निकालने का ये है कि जो भी आपके पास सत्य मान है, ठीक है, जैसे कि मान लो भी मैंने लिया था कि 9.8 है। अब मान लो उसने 3 नमूने पेश किए, कौन कौन से, 9 पॉइंट मान लो उसने 7 दिया, 9.8 और 9.9। ठीक है, ये 3 नमूने मान लो उसने दे दिए। अब यहाँ में से देखो तीनों के तीनों ही क्या है, लगभग 9.8 के तकरीबन आ रहे हैं। ठीक है, 9.7 9.8 के ही आसपास है। ठीक है, और 9.9 भी 9.8 के लगभग पास में है। तो इसको मतलब अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या है, परिशुद्ध मान है। ठीक है, ये नमूने परिशुद्ध है। अब देखो इसको एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर मान लो अपन को बोल दे कि किसी व्यक्ति के भार के नमूने कुछ इस प्रकार से हैं, ए और बी। ठीक है भाई, 2 व्यक्तियों को बोला, ठीक है, कि इस व्यक्ति का आप द्रव्यमान निकालो, ठीक है, और 3-3 नमूने पेश करो। तो वो दोनों गए, उसका मान जो भी है भार है, ठीक है, अलग अलग मशीनों से अलग अलग विधियों से निकाला, और आपको 3-3 नमूने पेश कर दिए। अब आपको वो बोल रहे हैं कि अगर सत्य मान 80 kg है, यानी कि एकदम वो जो व्यक्ति है उसका भार 80 kg है, तो आप बताओ कि ए और बी में से कौन यथार्थपरक होगा और कौन परिशुद्ध होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपने। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो आपको निकालो यथार्थपरकता, यथार्थपरकता निकालो पहले तो। ठीक है, ए के लिए सबसे पहले ए के लिए देख लेते हैं। तो यथार्थपरकता पहले ए के लिए आप निकालो माध्य,
ए का माध्य निकालो। 80.1 है, एक है 80.0 और एक है 79.9 बट्टे कितना हो जाएगा 3। तो इसको जोड़ो, 9 और एक 10 हासिल 1, 9 और एक 10 0 हासिल 1, 8 8 16 7 23 और एक 24। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 240/3। तो ये कितना हो रहा है देखो, ये हो गया 80। ठीक है, तो अपने पास जो माध्य आया है, ठीक है, वो 80 kg आया है। अब अपने पास क्या होता है कि यथार्थपरकता क्या होती है, यथार्थपरकता क्या होती है कि जो आपके पास माध्य आया है, माध्य में से माइनस कर दो क्या, सत्य मान। तो माध्य तो अपने पास आया 80, सत्य मान 80, तो ये तो पूरा ही 0 आ गया। इसका मतलब इसका मान क्या है, जो इसने नमूने पेश किए हैं, ठीक है, वो क्या है, एकदम सही किए हैं, क्योंकि इसका जो यथार्थपरकता है वो पूरी 0 आ गई। या तो 0 की तरफ अग्रसर होनी चाहिए या फिर पूरी 0 हो जाए। अगर पूरी 0 हो रही है तो इसका मतलब मान लो कि उसका मान है वो एकदम सही से निकाला है उसने। ठीक है, अब देखो बी के लिए यथार्थपरकता निकालो, बी के लिए यथार्थपरकता निकालो तो कैसे निकलेगी, बी का पहले माध्य निकाल लो, बी का माध्य निकालो, कितना होगा 77.5 प्लस 85.0 प्लस 83.2 बट्टे कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो इसको जोड़ो भाई, 5 2 7 पॉइंट और ये हो गए 7 3 10 और 5 15 हासिल 1, 8 8 16 16 और 7 कितने हो गए अपने पास 23 और एक 24। ठीक है, तो ये हो गया 245/3। भैया आपको बात समझ में आ रही है ना कि यथार्थपरकता कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले माध्य निकालो और माध्य में से सत्य मान घटा दो तो आपके पास यथार्थपरकता आ जाएगी। अगर 0 की तरफ अग्रसर है तो वो यथार्थपरक है। ठीक है, वो एकदम यथार्थपरक है। और अगर नहीं आ रही है फिर अपन दोनों को भाई, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे, संबंध निकालेंगे कि भाई कौन 0 की तरफ अग्रसर है कौन नहीं है। समझ में आ रही है ना भाई बात ये। तो हाँ, सबसे पहले अपन को ये देखना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, 8 और 1, ये पॉइंट गया, ये हो गया 9। ठीक है, लगभग 81.9 हो जाएगा इसका। ठीक है, केजी। तो अब इसका यथार्थपरकता निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, यथार्थपरकता इसकी कैसे निकलेगी, माध्य में से माइनस कर दो सत्य मान। माध्य आया 81.9 और सत्य मान अपन को दे रखा है 80, तो ये कितना हो गया 1.9, 1.9। अब बताओ दो, ये 0 है ये 1.9 है, या तो 0 हो जाए या 0 की तरफ अग्रसर हो जाए। ठीक है, तो वो यथार्थपरक होता है। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करो कि किसका मान यथार्थपरक है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। साफ सी बात है, यही अपना क्या यथार्थपरक है, वो यथार्थपरक नहीं है। दूसरी बात परिशुद्धता की करनी है, तो एग्जैक्ट अपने पास 80 था। अब इनमें देखो 80.1 80 और यहाँ पे 79.9 है। ठीक है, तो इन तीनों में से देखो क्या हो रहा है कि 80 के तकरीबन तो ये सारी वैल्यू है। देखो 80.1, एक तो एग्जैक्ट 80 है, एक है 0.1 का, देखो 0.11 का यहाँ पे डिफरेंस है केवल। इसमें देखो 77.5 85.0 और 83.2, देखो ये 80 के एकदम क्लोज नहीं है, बहुत दूर चले गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो 80 के क्लोज ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा परिशुद्ध है, वो परिशुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करते हैं अपने परिशुद्धता का। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः ए का मान यथार्थपरक व परिशुद्ध है। ठीक है, बी का मान यथार्थपरक व परिशुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है। बस इतनी सी बात है, एकदम बस सिंपल क्वेश्चन है भाई आज के लिए तो। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको 2 नमूने दिए हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों के माध्य निकालो, सत्य मान में से उसको माइनस करो। अगर वो 0 की तरफ अग्रसर है तो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ अग्रसर है तो वो यथार्थपरक हो जाएगा। अगर उसका मान जो अपन को दे रखा है सत्य मान है, ठीक है, और जो नमूने निकाले हैं देख लो एकदम क्लोज कौन है। ठीक है, जो नमूने एकदम क्लोज होंगे वो परिशुद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने जो गणना की है वो एकदम सही है। गणनाओं को सही और गलत साबित करने के लिए ही अपन यथार्थपरकता और परिशुद्धता का यूज लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कंसेप्ट है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा है कि किसी वृक्ष का वास्तविक या सत्य मान, यहाँ लंबाई लिख लेना, लंबाई कितनी है
20.5 मीटर है, निम्न में से किस व्यक्ति का मान यथार्थपरक व परिशुद्ध है। तो 4 व्यक्ति गए, अलग अलग विधियों से क्या किए, 4 नमूने निकाले। अब पूछ रहे हैं कि इन चारों में से किसका मान यथार्थपरक है और किसका परिशुद्ध है, यानी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट किसका है। ठीक है, दोनों को मिला के, यथार्थपरकता और परिशुद्धता को मिला के क्या बोलते हैं, किसका मान एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, 4 मान दे रखे हैं, उसमें भी 4 4 4। सबसे पहले अपन यथार्थपरकता की बात करते हैं। तो यथार्थपरकता क्या होगी, सबसे पहले तो माध्य निकालो। तो इसका माध्य हो जाएगा कितना, इसका माध्य होगा 80.6 प्लस 17.8 प्लस 19.6 प्लस 17.2 बट्टे 4। इसका कितना हो जाएगा भाई माध्य, इसका माध्य हो जाएगा 19.2 प्लस 19.3 प्लस 18.8 प्लस 18.6 बट्टे 4। इसका कितना हो जाएगा तीसरे का 18.9 प्लस 19.0 प्लस 19.2 प्लस 18.8 बट्टे 4। और ये कितना हो जाएगा 20.2 प्लस 20.5 प्लस 20.3 प्लस 20.1 बट्टे 4। तो इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें जो आ रहा है वैल्यू ऊपर वालों को जोड़ने पे होगा 73.2 बट्टे 4, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18.30। इसमें देखो कितना होगा, इसमें हो जाएगा अपने पास, ऊपर वालों को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 75.9 बट्टे 4, तो ये हो जाएगा आंसर 18.97। इसमें कितना हो जाएगा, देखो ऊपर वालों को जोड़ोगे तो ये आपको देगा 75.9 बट्टे 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा 18.97। इसमें देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81.1 जोड़ने पे बट्टे 4, तो ये देगा 20.27। माध्य निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो माध्य निकालने के बाद अपन को क्या करनी पड़ती है, यथार्थपरकता निकालनी है। तो यथार्थपरकता कैसे निकालोगे, जो माध्य निकाला है उसमें से सत्यमान घटा दो। सत्यमान कितना है, 20.5 है। 18.97 माइनस 20.5, ये भी होगा 18.97 माइनस 20.5। ठीक है, सत्यमान घटा दो माध्य में से, 20.27 माइनस 20.5। ठीक है, तो इनका जब आंसर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा माइनस का 2.20, ये हो जाएगा माइनस का 1.53, तो ये भी कितना होगा, माइनस का 1.53, और उसका बैठेगा माइनस का 0.23। ठीक है, तो ये ऐसे आप क्या कर लोगे, चारों का माध्य निकाल लोगे। ठीक है, अब माध्य निकालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, माध्य निकालने के बाद देखो कि 0 की तरफ अग्रसर कौन है। तो 0 की तरफ अग्रसर तो यही है, देखो सबसे 0.23, सबसे छोटा मान नहीं देखना, 0 की तरफ कौन अग्रसर है, तभी तो भाई माध्य में से सत्य मान घटाओगे तो 0 की तरफ अगर कोई जा रही है मान है तो इसका मतलब वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया 0.23। ठीक है, तो 0 की तरफ अग्रसर अपना चौथा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि चौथा व्यक्ति का मान, या फिर अपन बोल सकते हैं गणना या नमूने, ठीक है, यथार्थपरक है, यथार्थपरक है। अब परिशुद्धता की बात करो, एग्जैक्ट मान 20.5 है, देखो एकदम क्लोज कौन आ रहा है इनके बीच में, ये 18.6, 17.8, 19.6 और 17.2 है। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, एकदम ये तो बहुत छोटा चला गया। ठीक है, 17, 17, 18, 19, यहाँ 19, 19, 18, 18 है, यहाँ 18, 19, 19, 18 है, वहाँ देखो 20 के आसपास मिल रहा है, 20.2, 20.5, 20.3, 20.1, लगभग 20.5 के तकरीबन आ गया। तो इसका मतलब चौथे का मान भी क्या होगा, वह चौथे व्यक्ति का मान या गणना नमूने परिशुद्ध है। तो ऐसे अपन क्या कर लेंगे, जब अपन को ढेर सारे नमूने दिए हुए हैं तो अपन जजमेंट पास कर सकते हैं अगर सत्य मान दिया हो तो। ठीक है, अपने उन नमूनों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा मान एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यथार्थपरकता और परिशुद्धता, ठीक है, ये इसी में ही काम आता है। ठीक है, इसका यही अनुप्रयोग है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले ये नोट कर लीजिए आप। तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा सार्थक अंकों पे। ठीक है, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो भी एक बेसिक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा सार्थक अंकों पे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राष्ट्र।